मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। क्या होती है विद्युत धारिता? उससे पहले आपको मैं एक चीज समझाऊं, पराविद्युत क्षमता, माध्यम की पराविद्युत क्षमता क्या चीज है, पहले उसको अपन सीखते हैं, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ना है, बट उससे पहले अपन माध्यम की पराविद्युत क्षमता क्या होती है देख रहे हैं। माध्यम या माध्यम के द्विध्रुवों की भंजन अथवा पराविद्युत सामर्थ्य। तो हर माध्यम, कोई सा भी माध्यम बच्चों वो किससे मिलकर बना है? डाइपोल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो कोई माध्यम है, नमक है, मान लो बच्चों साल्ट है, नमक है, ठीक है, पूरा नमक वाला माध्यम है, वो किससे बना है? सारे NaCl मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और Na+Cl- एक डाइपोल है। हर अणु अपने आप में एक डाइपोल की तरह होता है। हर माध्यम कई सारे अणुओं से मिलकर बना है, और अणु डाइपोल के रूप में होते हैं, ठीक है, Na+Cl- के रूप में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, हर माध्यम में इस प्रकार से ये प्लस माइनस डाइपोल्स होते हैं, ठीक है। तो डाइपोल्स को अपन कुछ इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से एक तरफ माइनस लिख दिया, एक तरफ प्लस लिख दिया। वैसे तो अपन ने कहा था, अपन डाइपोल्स को कैसे निरूपित किया था बच्चों? पहले अपन ने जो इलेक्ट्रोसिटी पढ़ते हैं ना अपन, इस तरह से अपन डाइपोल को शो करते हैं, -q + q, ऐसे शो कर दो, ऐसे शो कर दो, बात एक ही है, ठीक है। ये माध्यम के डाइपोल्स को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझे? देखो अब तो यहाँ पे ये कोई माध्यम के डाइपोल है, यहाँ पे अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, ठीक है। एक माध्यम है, उस पे अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो डाइपोल के पॉजिटिव आवेश है उस पे तो लगेगा बल ई वेक्टर दिशा में, और जो नेगेटिव वाला आयन है उस पे बल का लगेगा विपरीत दिशा में। ऐसे जितने भी डाइपोल्स हैं इसमें प्लस पे आवेश बल लग रहा है ई की दिशा में, और माइनस पे का लग रहा है बल ई के विपरीत दिशा में। तो डाइपोल्स इस प्रकार से संरेखित हो जाते हैं, ठीक है, और इन पे बल लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों जैसे अपन विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, इस बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात इन परमाणु, इस जो अणु है इसके परमाणुओं में खिंचाव बल बढ़ेगा। खिंचाव बल बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये टूट जाएंगे, ठीक है। टूट जाएंगे तो मतलब क्या मतलब है कि अब देखो यहाँ पे अगर अपन विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते बढ़ाते E मैक्स कर दें, बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम कर दें, तो ये डाइपोल्स जो है अपने आप में इस तरह ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से इस प्रकार से बीच में से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये आयनों के रूप में टूट जाएंगे, ठीक है। तो माध्यम के जितने भी अणु हैं वो परमाणुओं के रूप में विभक्त हो जाएंगे, आयनों के रूप में टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसी E के अधिकतम मान को, मतलब इस E के वह मान को जब ये इसके डाइपोल से आयनों के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है, तो उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पराविद्युत सामर्थ्य। मतलब कोई माध्यम कितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है कि उसके अणु परमाणुओं में न टूट पाए, ठीक है, तो उसी अधिकतम संभव विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पराविद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। तो हम कहते हैं वह आरोपित विद्युत क्षेत्र मतलब ई मैक्स जिस पर माध्यम के डाइपोल्स आयनों के रूप में विभक्त हो जाएं को माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं, या भंजन सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको अपन। तो चलो देखो ये हमें याद रखना है, जो वायु के डाइपोल्स हैं, ठीक है, जो वायु में जो जनरली डाइपोल्स होते हैं उनके लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। मतलब अगर वायु में हम इतना विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, मतलब इतनी उच्च मान का विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, तो वायु के जो परमाणु हैं वो अणु, वायु के जो अणु हैं वो परमाणु के रूप में, मतलब आयनों के रूप में विभक्त होने लगते हैं, ठीक है। जबकि अगर किसी माध्यम का आपको εr दे रखा है, εr वाले माध्यम के डाइपोल्स हैं, उनके लिए जो पराविद्युत सामर्थ्य होती है वो होती है εr × 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है। ये मान हमें याद रखना है। मतलब इस कोई माध्यम है, जैसे कि अगर पानी माध्यम की बात करें तो पानी के लिए मान लगभग कितना हो जाएगा? ये पानी का मान लगभग 80-81 के आसपास होता है, तो 80 रख दो × 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, लगभग इतना मान होता है, ठीक है। ऐसे बच्चों चलो इस पे एग्जाम्पल समझाऊं आपको मैं। देखिए ध्यान समझना, त्रिज्या 1 मीटर वाले चालक गोला, त्रिज्या 1 मीटर वाला चालक गोला वायु में उपस्थित है। ये चालक गोला है, वायु में उपस्थित है, चारों तरफ क्या बच्चों? उसके वायु है। इस गोले को दिया जा सकने वाला अधिकतम संभव आवेश ज्ञात करो। तो बच्चों देखो जैसे अपन यहाँ पे ये चालक गोला है, इसको आवेश देंगे, आवेश देने से यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसके चारों तरफ जो बच्चों यहाँ पे वायु के डाइपोल्स हैं, जैसे ये डाइपोल्स थे, ऐसे बच्चों वायु के डाइपोल्स हैं, इस डाइपोल में बल लगेगा। ये बल लग रहा है पॉजिटिव बल, मतलब इस प्लस आवेश बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर होगा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और नेगेटिव पे क्या लग रहा है? बल विपरीत दिशा में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे आवेश का मान बढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो ये बल का मान बढ़ेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये
टूट जाएगा डाइपोल। मतलब कब टूटेगा? जब यहाँ पे ई मैक्स हो जाएगा, ये ई मैक्स हो गया, ये ई मैक्स होने पे बल का मान भी क्या जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो उस समय बच्चों यहाँ पे ये टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। उस समय यहाँ पे दिया जाने वाले आवेश को बोलेंगे क्यू मैक्स, मतलब अधिकतम आवेश बोलेंगे क्यू मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अपन जानते हैं ई का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है ई का फॉर्मूला? ये आपको पता ही है, ई का फॉर्मूला ई बराबर, देखिए ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ाई अपन ने, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्यू का मान आपने जब अधिकतम दिया उस समय विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या था? मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ पे क्यू का मान अगर अपन रखें मैक्सिमम, तो ई का मान भी क्या है बच्चों? मैक्सिमम है। क्यू का मान मैक्सिमम है तो ई का मान मैक्सिमम। ठीक है, और आपको बताया था मैंने वायु के लिए ई मैक्स कितना होता है, जो अधिकतम वो विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ये होती है 3 गुणा 10 की घात 6, तो उसका मान रख देंगे 3 गुणा 10 की घात 6, ये रख दिया। ठीक है, के का मान पता ही आपको 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। ठीक है, क्यू मैक्स आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या का मान हमें देखा 1 मीटर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 डिवाइड करेंगे तो 3/9 मतलब 1/3 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ से हम देखते हैं क्यू मैक्स का मान, यहाँ से आप देखो क्यू मैक्स का मान जो आएगा ये आएगा 1/3 10 की घात -3, 1/3 गुणा 10 की घात -3 कुलाम, या कहते हैं 1/3 मतलब 0.33 मिली कुलाम। तो 0.33 मिली कुलाम या इसका आंसर। ठीक है, मतलब इस चालक गोले को हम अधिकतम कितना आवेश दे सकते हैं? 0.33 मिली कुलाम आवेश दे सकते हैं, इससे ज्यादा आवेश नहीं दे सकते। ठीक है, तो बच्चों देखो मतलब हम कह रहे हैं कि इस चालक की आवेश स्टोर करने की अधिकतम सीमा है, इस सीमा से ज्यादा अपन आवेश को स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, हाँ अगर ये चालक गोला थोड़ा बड़ा होता, जैसे इसकी त्रिज्या 2 मीटर होती, तो यहाँ पे आर का मान हम 2 रखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसको इधर गुणा करेंगे तो मान 4 गुना हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा चालक गोला होगा उतना ज्यादा क्यू मैक्स आपको प्राप्त होगा। मतलब आर का मान जितना ज्यादा होगा, उसको आर यहाँ से आर 2 मीटर है तो उसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करने पे क्यू मैक्स का मान भी ज्यादा आएगा। या मान लो जो परिवेश वाला माध्यम वायु की जगह एप्सिलॉन आर है, ठीक है एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ पे मान एप्सिलॉन आर से गुणा करके लिखेंगे तो भी क्यू मैक्स का मान ज्यादा आएगा। तो क्या मतलब है कि अधिकतम आवेश जो स्टोर कर सकता है, जो इसकी अधिकतम सीमा है, उस अधिकतम सीमा का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो चालक के आकार पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा डिपेंड कर रहा है परिवेश माध्यम पर। ठीक है, वायु माध्यम है या कोई अन्य माध्यम है, उसके अनुसार ये अधिकतम आवेश स्टोर कर सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन देखा कि इस जगह ई का मान, मतलब देखो यहाँ पे अधिकतम आवेश, जैसे अपन आवेश देते गए इसमें अधिकतम अवस्था आ गई, ये टूट लग गया। अब बच्चों जैसे ही अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान इस सीमा से पार करेगा, मतलब 3 गुणा 10 की घात 6 को पार करेगा, पार करते से ही क्या होगा? ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो माइनस वाला आवेश चिपक के यहाँ जाएगा इस पे, और प्लस वाला दूर भाग जाएगा। ये माइनस वाला यहाँ चिपक जाएगा और प्लस वाला दूर भाग जाएगा। मतलब अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आवेश अपन देंगे, जैसे मान लो इसके बाद अपन ने 2 कूलाम आवेश, मान लो इसके बाद अपन ने 2 कूलाम एक्स्ट्रा आवेश दिया, 2 कूलाम एक्स्ट्रा आवेश दिया तो क्या होगा? यहाँ से 2 कूलाम आवेश वाले मॉलिक्यूल टूट के नेगेटिव वाले आ जाएंगे और प्लस वाले दूर भाग जाएंगे। तो जो आपने यहाँ पे प्लस 2 कूलाम आवेश एक्स्ट्रा दिया था, यहाँ पे माइनस का 2 कूलाम आवेश यहाँ पे चिपक गया, अर्थात इस पे एक्स्ट्रा आवेश कितना हुआ? 0, क्योंकि प्लस 2 दिया या माइनस 2 और आ गया तो न्यूट्रल हो गया। मतलब जितना आवेश आपने अधिकतम दिया है उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आवेश दोगे वो इस पर न्यूट्रल होता जाएगा एक्स्ट्रा आवेश, और यहाँ पे प्लस वाला भाग दूर भाग जाएगा। मतलब क्या मतलब है कि जितना आवेश एक्स्ट्रा देंगे वो आवेश धीरे धीरे माध्यम में लीक करेगा, माध्यम में लीक करेगा। मतलब यहाँ पे देखा ना माध्यम में दूर जा रहा है डायपोल का, तो क्या मतलब है कि एक सीमा से अधिक जितना आवेश दे रहे हैं फिर वो सारा का सारा माध्यम में आवेश क्या हो रहा है? लीक कर रहा है। तो क्या मतलब है यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, मेरी भावनाओं को समझो। देखिए हम कह सकते हैं अतः यदि ई का मान ई मैक्स से अधिक हो जाएगा, ई मैक्स से या कहते हैं ई मैक्स को पार कर जाएगा, ठीक है ई मैक्स को पार कर जाएगा से अधिक हो जाएगा तो दिया गया एक्स्ट्रा आवेश माध्यम में लीक होने लगेगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा आवेश दोगे सारा का सारा आवेश माध्यम में
लीक होने लगा, ये अपन ने देखा। ठीक है, तो अब यहाँ से बच्चों रिजल्ट क्या निकल गया जो आपको समझाया मैंने। रिजल्ट देखिए, दिए गए माध्यम में प्रत्येक चालक द्वारा आवेश स्टोर करने के एक अधिकतम कैपेसिटी आवेश अधिकतम, ठीक है, दिए गए माध्यम में प्रत्येक चालक द्वारा आवेश स्टोर करने की एक अधिकतम कैपेसिटी होती है। ठीक है, आवेश स्टोर करने की एक अधिकतम कैपेसिटी होती है जो कि निम्न पर निर्भर करती है। पहला तो किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार व आकृति पर। ठीक है, अभी आपको समझाया मैंने, यदि आकार का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, यदि आकार इंक्रीज मतलब त्रिज्या इंक्रीज, यदि त्रिज्या का मान अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से अपन देख रहे हैं, मतलब आकार का मान अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इसकी जो धारिता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। धारिता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, मतलब कैपेसिटेंस की बढ़ेगी। ठीक है, धारिता बढ़ेगी क्योंकि कैपेसिटेंस एक ही बात है, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस ही बोलते, लिखा है ना ऊपर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस मतलब इसकी आवेश स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसे बच्चों परिवेश माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होगा, मैं कहते हैं यदि एप्सिलॉन आर इंक्रीज तो भी यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, तो भी यहाँ पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, तो कुल मिला के कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी चालक द्वारा आवेश के स्टोर करने की अधिकतम क्षमता को ही अपन क्या बोलते हैं, धारिता, ये इसकी परिभाषा होती है। चालक द्वारा अधिकतम आवेश स्टोर करने की क्षमता को इसकी धारिता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने कहा आवेश का मान बढ़ाते आ रहे, आवेश का मान बढ़ाते आएंगे, ठीक है, इसकी धीरे धीरे सतह पर विभव का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, एक अधिकतम सीमा आएगी, उसके बाद फिर हम आवेश नहीं दे पाएंगे, जो भी आवेश देंगे वो माध्यम में लीक करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज अपन अब देखते हैं आगे डिटेल में। तो जो देखो अब समझते हैं चालक की धारिता क्या चीज है, किसकी राशि का जो मान है, जो धारिता राशि वो क्या है, किस तरह समझते हैं उसको अपन देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता C, चालक की विद्युत धारिता C, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C। तो चलो देखो यहाँ पे चालक की धारिता है, ये आवेश और वोल्टेज में संबंध को दर्शाती है। ठीक है, आवेश और वोल्टेज में संबंध को दर्शाती है। कैसे बच्चों, देखो यदि अपन देखें इस प्रकार से बच्चों, देखो यदि अपन चालक गोले का मतलब चालक का अगर अपन वोल्टेज को इंक्रीज करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि चालक का आवेश बढ़ाएं अपन तो क्या होगा, देखिए यदि चालक का Q इंक्रीज करें तो V का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अपन जानते ही हैं। और यदि Q का मान डिक्रीज करें तो यहाँ पे वोल्टेज का मान डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको बताइए अगर से मान लो चालक गोला है, चालक गोले के लिए V बराबर क्या होता है, KQ/R, मतलब वोल्टेज समानुपाती क्या होता है, Q। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः दिस इंप्लाइज वोल्टेज समानुपाती क्या बच्चों, Q है, या कहते हैं Q समानुपाती V, एक ही बात है, Q समानुपाती क्या है बच्चों, V, Q का मान V के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे अगर समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे C। ठीक है, तो इसलिए Q बराबर क्या जाएगा, C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, यह आएगा। यहाँ बच्चों C क्या है, एक कांस्टेंट है, चालक का कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। यहाँ C इज इक्वल टू क्या बच्चों, C इज इक्वल टू चालक का कांस्टेंट, चालक का नियतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, धारिता कहते हैं, जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं, किसको, C को। ये चालक का एक कांस्टेंट है, इसे हम चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, और धारिता मान किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको समझाया था मैंने। ठीक है, चालक का नियतांक चालक की धारिता कहते हैं। और तो यहाँ पे जो C की यूनिट क्या होगी, देखिए C बराबर, ठीक है, अपने कहा C बराबर क्या बच्चों, यहाँ से Q/V, C बराबर Q/V है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी SI यूनिट देखूँ तो क्या आएगी, SI यूनिट तो क्या आएगी, ऊपर तो कुलाम है, नीचे वोल्ट है, कुलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C का जो आवेश है, आवेश का SI मात्रा क्या होता है, कुलाम और प्रति वोल्ट। इस कुलाम प्रति वोल्ट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फेरड बोलते हैं, फेरड, क्या बोलते हैं इसको, फेरड। ठीक है, F से शो करते हैं, इसको हम फेरड बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे फेरड काफी बड़ा मात्रक है। ठीक है, फेरड बहुत बड़ा मात्रा होता है, इसलिए प्राय हम फेरड का उपयोग नहीं करके हम प्राय मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे 1 मिली फेरड बोले तो अपन जानते हैं 10⁻³ फेरड होता है। ठीक है, 1 माइक्रो फेरड बोला जाए तो इसका मान 10⁻⁻6 फेरड होता है। ठीक है,
और यहाँ से अगर 1 नैनो फेरेड बोला जाए तो 10 की घात माइनस 9 फेरेड होता है, ठीक है। 1 पीको फेरेड बोला जाए तो 10 की घात माइनस 12 फेरेड होता है। तो जो फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है। कितना बड़ा समझाऊं आपको मैं, जैसे कि मान लो पृथ्वी, हमारी जितनी जो पृथ्वी है इतनी बड़ी साइज का कोई चालक गोला लेंगे ना, हमारी पृथ्वी की साइज का चालक गोला, तो उसकी धारिता भी 1 मिली फेरेड भी नहीं होगी, उससे भी कम होगी। पृथ्वी जितनी साइज का अगर एक चालक गोला लिया जाए तो भी उसकी धारिता 1 मिली फेरेड से भी कम आएगी। तो हम समझ सकते हैं जनरली छोटे मोटे चालक गोले लिए जाए तो उनकी धारिता तो किस में आएगी, नैनो फेरेड पीको फेरेड ग्रुप में आती होंगी। तो इसलिए अपन देखते हैं फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है, प्राय इनका उपयोग किया जाता है, ये चीज अपन देखी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन देखें, अब अपन पहले स्टार्ट करते हैं गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, इसका सूत्र क्या होता है अपन देख रहे हैं, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। चालक की आकृति बच्चों कैसी भी हो, हर चालक की कुछ ना कुछ धारिता होती है। हमारे जो सिलेबस में अपन क्या पढ़ते हैं, गोलीय चालक के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, देखिए इस पर बच्चों, ये कोई गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर ठोस या खोखला कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश अपन जानते हैं कहाँ आता है, सतह पर। दिया गया आवेश बच्चों सतह पर आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये आवेश है और इसकी सतह पर विभव का मान v है, विभव का मान v है, आवेश का मान q है। और अपन जानते हैं बच्चों आवेश, यहाँ धारिता कैसे निकालेंगे, धारिता निकालेंगे सदैव c बराबर q बटा v करके। तो यहाँ से बच्चों c बराबर क्या करेंगे, q बटा v करें, c बराबर q बटा v। अब बच्चों q का मान यहाँ पे q तो चलो q रहने दिया। अब वोल्टेज का फॉर्मूला पता ही आपको, चालक के पृष्ठ पर क्या होता है, k q बटा r, ये रख दो k q बटा r, ये अपन लगा दिया। तो यहाँ से q से q कट जाएगा, q से q कट गया तो क्या आ गया, c बराबर r बटा k। तो c का मान आ गया बच्चों r बटा k आ गया, जहाँ पे आप जानते हो k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो क्या जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया c का मान 1/4 पाई k का मान रख दिया तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ गई धारिता, ठीक है। ये आपको धारिता प्राप्त हो गई। अब तो यहाँ पे देखिए इसमें ये जो K होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ये जो K है, ये जो K आपको दिख रहा है, इस K का जो मान होता है, देखिए इस K का जो मान होता है, SI पद्धति मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। SI पद्धति में तो ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मान 1 होता है किसमें, CGS पद्धति में। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। आगे न्यूमेरिकल में अभी यहाँ भी काम आती है चीजें, तो K का मान 1 होता है CGS पद्धति में, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट तो खैर अपन जानते ही बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे ये होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये होता है SI पद्धति में। और बच्चों इसका मान 1/4 पाई, ये होता है CGS पद्धति में, एप्सिलॉन नॉट का मान, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है बच्चों। ये जो सूत्र अपन लिखा, ये सूत्र किसके लिए बच्चों, यहाँ परिवेश क्या, यहाँ पे निर्वात है। अगर परिवेश निर्वात है तो उसके लिए सूत्र ये परिवेश निर्वात, ठीक है। निर्वात परिवेश है, निर्वात परिवेश, ठीक है। निर्वात परिवेश में धारिता है, निर्वात परिवेश में धारिता। तो जो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए निर्वात की जगह कोई अन्य माध्यम परिवेश है जिसका परावर्तांक एप्सिलॉन r दिया गया है, तो धारिता क्या होगी, देखिए यदि परिवेश माध्यम एप्सिलॉन r हो तो धारिता, तो जो आपको पहले भी ट्रिक समझा चुका हूं, अगर हमें माध्यम का प्रभाव देखना है तो क्या करना है, जहां भी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सूत्र में, उसके साथ क्या चिपका दो, एप्सिलॉन r, मतलब गुणा कर दो, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाता है, माध्यम का प्रभाव पता चल जाता है। तो यहाँ पे धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये धारिता हो जाएगी Cm, बोल दें इसको Cm बराबर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन कर देंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट को हम गुणा कर देंगे एप्सिलॉन r से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू कैपिटल R। ये क्या हो गई, परिवेश माध्यम में धारिता हो गई, ठीक है, परिवेश माध्यम में धारिता, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को अपन क्या लिख दें, C लिख दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये वाला मान, अच्छा यूं समझो बच्चों, देखो ये तो अपन ने ये चीज समझ ली। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसमें एक चीज और समझाऊं, उसके अंदर देखिए यहाँ बच्चों इसके अंदर जो माध्यम की धारिता है,
माध्यम मतलब परिवेश माध्यम अगर एप्सिलॉन आर है तो उस गोले की धारिता होती है Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू आर। यहाँ जो एप्सिलॉन आर है, यहाँ बच्चों जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर क्या होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं माध्यम का पराविद्युतांक बोलते हैं, ये भी समझा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एप्सिलॉन क्या चीज है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ये है क्लियर। और बच्चों फिर हम देखें यहाँ पे इसके अलावा देखिए एप्सिलॉन आर का मान, चूंकि एप्सिलॉन आर का मान बच्चों क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। निर्वात के अलावा कोई भी अन्य माध्यम है उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज सी का मान क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन मतलब सी एम इज ग्रेटर देन सी, सी एम इज ग्रेटर देन सी, ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हो बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं समझो। यहाँ पे देखिए अपन ने यहाँ पे भी माध्यम का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एप्सिलॉन आर से गुणा किया, ठीक है। और अगर अपन जानते हैं माध्यम का एप्सिलॉन आर सदैव 1 से 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ी राशि से गुणा करोगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया कि माध्यम परिवेश माध्यम एप्सिलॉन आर बढ़ देने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज अपन देखी। चलो इस पे भी ये 2-3 क्वेश्चन अपन देखें। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक चालक गोले की निर्वात व तेल परिवेश में धारिता इतनी इतनी है तो तेल की विद्युतशीलता ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखो बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए ये C है और ये Cm है, C और Cm। तो हम देखें C बटा Cm का मान, C बटा Cm का मान कितना होगा, यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट है और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो C बटा C नॉट का मान अपन देखते हैं कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आता है, ठीक है। या चलो इसको यूं कर दें, ये अपन देखा बच्चों यहाँ पे इस जगह Cm का जो मान आया था कितना आया था बच्चों, Cm का मान, ये जो Cm का मान आ रहा था यहाँ पे Cm का मान कितना आया था एप्सिलॉन आर इंटू सी, ठीक है, यह आया था एप्सिलॉन इंटू सी। तो लगा रहे हैं अपन Cm बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी, इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन आर क्या चीज यहाँ पे एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहाँ पे Cm का मान हमें दे रखा है 1000, ये रख दो 1000, एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, और C का मान कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये 10 एक जीरो कट गया, इसको फिर इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ से आप देखिए कितना जाएगा एप्सिलॉन बराबर ये जाएगा 100 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे ये जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 10, क्योंकि 10 की घात माइनस 12 होता है, बताया था आपको मैंने 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो यहाँ पे 100 से गुणा होकर 10 की घात माइनस 10 बचेगा, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, SI पद्धति में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि पानी की 125 समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए अभी अपन ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा C बराबर R अपॉन K या फॉर्मूला, तो यहाँ से आप देख दो ये दिस इंप्लाइज करके लिख लेना। यहाँ से हम देखें कि C समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों R, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि C का मान R के समानुपाती आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें जब भी हम जानते हैं छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो उस केस में बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होती है, जो कि आप पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक के अंदर ही पढ़ चुके हो, पृष्ठ तनाव वाले, और अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन भी सोल्व किया था, ठीक है। 1000 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई थी तो विभव के मान भी अपन ने ज्ञात की थी, याद है ना। तो यहाँ से भी देखें तो यहाँ पे जो त्रिज्या होती है बड़ी बूंद की त्रिज्या R बराबर क्या होती है n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r, ये आपको पता होना चाहिए, ये पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं अपन। तो n का मान कितना है, n का मान दे रखा है 125, इसकी घात 1/3 करेंगे इंटू r, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5r। तो त्रिज्या कितनी हो गई 5 गुना हो जाएगी। अब जो C समानुपाती क्या होता है R है, तो त्रिज्या यहाँ पे 5 गुना हो रही है, तो C का मान भी कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C बिग बराबर क्या हो जाएगा 5C हो जाएगा, यह जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या 5 गुना हो गई है तो धारिता भी 5 गुना हो जाएगी। ओके चलो अगला एग्जाम्पल देखें, थर्ड एग्जाम्पल आपसे कह रहा है बच्चों कि पृथ्वी को एक गोली चालक माना जाए तो उसकी विद्युत धारिता ज्ञात करो। तो बच्चों गोली चालक के लिए सूत्र क्या होता है, ये लिखा अपन है C बराबर R अपॉन K, C बराबर R अपॉन K, त्रिज्या गोली, अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है बच्चों 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात 6, क्योंकि 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे, क्यों 6400 किलोमीटर है तो मीटर में चेंज कर दिया 10 की घात 3 से गुणा करके, और K का मान तो अपन जानते हैं कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 गुणा 10 की घात 9 रख दिया मैंने K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो यह जाएगा
711 और यहाँ पे आ जाएगा ये 10 की घात -6 फेरड। ठीक है, 711 10 की घात -6 फेरड, या इसको अपन यूं कह सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख दूं 0.711 गुणा 10 की घात -3 फेरड, मतलब ये बन जाएगा 0.711 मिली फेरड। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे धारिता की जो कोटि आ रही है, क्या आ रही है 0.7 मिली, मतलब मिली फेरड कोटि की आ रही है। ये आ गया इसका आंसर। तो हम कहते हैं किस कोटि की है, मिली फेरड कोटि। तो यहाँ पे ये किस कोटि की होती है धारिता, मिली फेरड। पृथ्वी की जो धारिता है वो मिली फेरड कोटि की होती है, ये अपन ने समझा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चों ये तो अपन ने इसकी धारिता के लिए, बट प्रैक्टिकल जो मान होता है पृथ्वी की धारिता का प्रायोगिक मान, ये तो कौन सा मान है बच्चों, सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल में सॉल्व करके निकाला अपन ने सैद्धांतिक मान। ठीक है, सैद्धांतिक मान मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। पर बच्चों पृथ्वी की धारिता का प्रैक्टिकल मान निकाला जाए क्या होता है, ठीक है, बट पृथ्वी की धारिता का प्रायोगिक मान बच्चों अनंत होता है, प्रायोगिक मान c बराबर अनंत होता है। क्यों होता है अनंत बच्चों, देखिए जैसे आप जानते हैं किसी वस्तु को अपन जब भू संपर्कित करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो उसका आवेश कहां चल जाता है, पृथ्वी में होता नहीं, पृथ्वी चल जाता है। और वोल्टेज कितना होता है उसको, जीरो, पृथ्वी का भी वोल्टेज जीरो, इसका भी जीरो, मतलब क्या था भाई, जब भी किसी वस्तु को अपन ने पृथ्वी से संपर्कित किया, वो आवेश पृथ्वी चला गया, पृथ्वी का विभव पहले भी जीरो था, अभी भी विभव जीरो बना रहा, मतलब पृथ्वी को अपन कितना भी आवेश दे लें, पृथ्वी का विभव जीरो बना रहता है। ठीक है, ये चीज अपन देखते हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा बहुत आवेश देते हैं, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी को आवेश Q देने पर भी इसका विभव कितना होता है बच्चों, V बराबर 0 ही बना रहता है। तो अपन जानते हैं किसी अर्थिंग करते हैं, किसी वस्तु की अर्थिंग करते हैं तो वोल्टेज जीरो कर देते हैं अपन, क्योंकि पृथ्वी से कनेक्ट हो गया तो अपन गए पृथ्वी का भी जीरो, तो वस्तु का भी जीरो वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए V का मान, अब यहाँ पे धारिता निकालें C बराबर क्या होता है, Q बटा V, C बराबर Q बटा V, तो यहाँ से Q का मान तो है ही जो भी दिया अपन ने, और V का मान कितना है 0, तो क्या जाएगा मान, 0 का भाग लाएंगे तो अनंत। तो पृथ्वी की धारिता का प्रायोगिक मान क्या होता है बच्चों, अनंत, जबकि सैद्धांतिक मान अपन देगा ये होता है 0.711 मिली फेरड। आई बस हमें, तो चलो आगे और चीज समझाऊं उसके बारे में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे, इसमें नेक्स्ट आर पॉइंट अपन जानते हो अभी, यदि Q इंक्रीज, ठीक है, यदि चालक का Q इंक्रीज करे बच्चों, यदि चालक का अगर Q इंक्रीज करेंगे तो अपन जानते हैं V का मान क्या होता है, इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे C बराबर क्या रहेगा, नियत, इसकी धारिता नियत रहेगी, ये आपको समझाई दिया मैंने, धारिता क्या रहेगी, नियत। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV, या दोनों तरफ मैं अवकलन कर दूं समय के सापेक्ष, Q और V तो चेंज हो रहे हैं, तो समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो dQ अपॉन dt बराबर क्या जाएगा, C dV अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये dQ बटा dt क्या बता रहा है बच्चों, आवेशन की दर, मतलब प्रति सेकंड कितना आवेश दिया जा रहा है, इसे बोलते हैं अपन आवेशन दर। तो इसका मात्रक क्या बच्चों, एक कूलाम प्रति सेकंड, इसका मात्रक तो कूलाम प्रति सेकंड होगा। और ये dV अपॉन dt क्या बच्चों, वोल्टता में वृद्धि की दर। ठीक है, इसको अपन ये चाहे तो ये भी लिखते हैं डेल V अपॉन डेल टी भी लिखते हैं, इसको डेल V अपॉन डेल टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब विभव में वृद्धि दर, विभव वृद्धि दर है ये, विभव वृद्धि दर, ये विभव वृद्धि दर को बता रही है कि विभव में किस दर से वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जांपल रूप में अपन समझें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखें तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए क्या कहना चाहता है बच्चों आपको। यहाँ पे कह रहा है कि धारिता C बराबर 40 माइक्रोफेरेड वाले उदासीन चालक गोले को 20 माइक्रोकूलाम प्रति सेकंड की दर से आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आवेशन दर दे रखी है, तो इसका विभव 25 से 75 वोल्ट होने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अप्लाई कर रहा हूं मैं, dQ बटा dt बराबर C dV अपॉन dt, इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए dQ बटा dt का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलाम पर सेकेंड,
मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 दे दिया। और धारिता आपको दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 गुणा 10 की घात -6, 10 गुणा 10 की घात -6 ये आपको दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पे डीवी को डेल्टा वी रख दें। डेल्टा वी कितना बच्चों यहाँ पे 75 - 25, ठीक है, और बटा डेल्टा टी हमें निकालना है, डेल्टा टी का मान। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 की घात -6 से कट गई। ठीक है, यहाँ क्या आया 2, डेल्टा टी को उधर ले आए, और 75 - 25 कितना होता है 50। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 50, और बटे में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आई बस में, तो हो गया डेल्टा टी का मान। चलो उसके बाद फिर आगे अगला स्टार पॉइंट समझाओ बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी निकाय में दो चालकों पर आवेश +q व -q है, मतलब एक पे तो +q आवेश है, एक पे -q आवेश है, तथा इनके मध्य विभवांतर v है, तथा इनके मध्य विभवांतर v है, तो इस निकाय की धारिता अपन बच्चों कैसे निकालते हैं, सिंपल, C बराबर आवेश बटा विभवांतर से, C बराबर Q बटा V से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 5 समझिए। आपसे कह रहा है कि जब 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन एक उदासीन चालक से दूसरे उदासीन चालक पर स्थानांतरित किए जाते हैं, तो जो एक चालक से दूसरे चालक पर 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक आवेश, एक जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर तो आवेश क्या हो जाएगा +q, और जहां गए वहां पे क्या हो जाएगा -q, क्योंकि एक पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और दूसरे पे उतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो एक पे तो आवेश आ गया +q, एक पे आ गया -q, और उनके मध्य विभवांतर 20 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो इस निकाय की धारिता में ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 अपन देखें। ठीक है, तो यहाँ पे धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटा V होती है। तो Q का मान क्या रखेंगे, Ne, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जा रहे हैं, Ne बटा विभवांतर V। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे n का मान कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 15, 10 की घात 15 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और बटा वोल्टेज विभवांतर कितना रखा है 20, विभवांतर का मान 20 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लो, आराम से आ जाएगा रिजल्ट। तो बच्चों क्या जाएगा, पहले तो देखिए यहाँ पे 10 की घात 5 और 10 की घात -19 है, क्या बचेगा 10 की घात -14, 10 की घात -14 बचेगा, उसमें 10 का भाग और लग रहा है, तो 10 की घात -15 हो जाएगा। 10 की घात -15 मतलब 0.8 गुणा 10 की घात -15 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझो 10 का भाग लग रहा है, यहाँ पे ये 20 है, वैसे तो 10 को ऊपर ले आए, 10 की घात -20 ही हो गया, और 10 की घात 5 है, 10 की घात -15 बचा, और 1.6 बटा 2 0.8। ठीक है, ये हो जाएगा कूलम आंसर। ठीक है, कूलम नहीं सॉरी फेरड, ठीक है, बोलेंगे फेरड। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 0.8 गुणा 10 की घात -15 फेरड, ये इसकी धारिता जाएगी। क्लियर, ये निकाल लिया अपन ने। चलो अब बच्चों उसके बाद फिर आगे आपको एक चीज समझाऊं आगे और, देखो किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो किस किस राशियों पे डिपेंड करती है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। वैसे आपको समझा दिया था मैंने। देखिए C की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, तो जो चालक की धारिता किस किस पे डिपेंड करती है ये अपन देखें। चालक की धारिता की निर्भरता, फर्स्ट बच्चों चालक के आकार पर, अपन जानते बच्चों यदि आकार को इंक्रीज करेंगे, मतलब आपको बताया था मैंने, यदि त्रिज्या इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे धारिता क्या होती है, बढ़ती है। त्रिज्या इंक्रीज तो C का मान इंक्रीज, ये अपन जानते हैं। दूसरा चीज बच्चों ये बताया था आपको मैंने, परिवेश माध्यम पर। ठीक है, परिवेश माध्यम पर बताया था कि यदि एप्सिलॉन को इंक्रीज करेंगे तो भी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ये अपन देखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, और बच्चों फिर तीसरा जो इन पॉइंट है उसी के लिए मैं दोबारा लिखे सारे मान। देखिए तीसरा डिपेंड करता है बच्चों पास रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, पास रखे अन्य चालक की स्थिति पर, मतलब किसी चालक के पास कोई एक और चालक रख दिया जाए तो भी धारिता प्रभावित होती है।
पास रखे अन्य चालक की स्थिति पर। कैसे डिपेंड करती है बच्चों? ये डिपेंड करती है कि यदि दूरी घटाएंगे मतलब पास लेके आएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि दूरी डिक्रीज तो C का मान इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो आगे पढ़ते हैं ना अपन संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र या गोली संधारित्र, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जो थर्ड वाले पे, ठीक है। तो यहां से अपन देख रहे हैं जो गोली संधारित्र मतलब संधारित्र है, संधारित्र इसी सिद्धांत पर आधारित है, मतलब तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है तीसरे पॉइंट पर संधारित्र। क्योंकि बच्चों देखो आप जानते हैं चालक गोले, अब बताया था मैं पृथ्वी जितनी बड़ी साइज का चालक गोला लेंगे तो भी इसकी धारिता कितनी आई थी? ओनली 0.711 मिलीफेरेड, बहुत छोटी आई थी। तो अगर मान लीजिए अपना काम आवेश को स्टोर करना है तो हम बड़े बड़े चालक गोले पे आवेश स्टोर करेंगे तो थोड़ा सा आवेश स्टोर होगा, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आवेश स्टोर करने के लिए हम चालक गोलों का उपयोग नहीं करते, हम एक ऐसी युक्ति बनाते हैं जिसकी साइज छोटी हो और ज्यादा मात्रा में आवेश स्टोर करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र, ठीक है। तो किसी सिंपल चालक गोले पर, एक अकेले चालक गोले पर हम ज्यादा मात्रा में आवेश स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी धारिता कम होती है। तो हम ज्यादा मात्रा में आवेश स्टोर करना चाहते हैं तो हम एक ऐसी युक्ति बनाएंगे, ठीक है, जो कि छोटी साइज की भी हो और ज्यादा मात्रा को भी आवेश को स्टोर करे, ठीक है, उसे हम संधारित्र बोलते हैं। और वो इस सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे क्या होता है? उसकी साइज भी छोटी रहती है और ज्यादा मात्रा में आवेश को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो किस प्रकार से बढ़ती है देखिए, समझो यहाँ मान लो इस प्रकार से एक अकेला चालक है ये, ठीक है, ये बच्चों एक अकेला चालक है मान लो ये, और इस पर आवेश का मान Q है इस प्रकार से, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, ये अकेला चालक गोला, ये कोई अकेला चालक है, ये आइसोलेटेड चालक, ठीक है, जिसे बोलते हैं विलगित चालक। कोई अकेला चालक है बच्चों, यहाँ पे विलगित चालक है, विलगित का मतलब ही होता है अकेला, उसके आसपास कोई नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसका आवेश Q है, ठीक है, और इसका यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ये A बिंदु, ये कोई A बिंदु है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो A बिंदु पर जो विभव होगा, देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे A पर विभव या पृष्ठ पर विभव बोले, A पर विभव या पृष्ठ पर विभव, विभव क्या बच्चों? V बराबर पृष्ठ पर विभव क्या होगा? V बराबर क्या अपन जानते हैं? Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C, V बराबर क्या था? Q बटा C, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर यह कह दें Q बराबर CV या C बराबर क्या आएगा? C बराबर हो जाएगा Q बटा V। अब बच्चों यहाँ पे इसके पास में अन्य चालक रख दिया जाए, ठीक है, अन्य भूसंपर्क चालक रख रहे हैं पास में, ठीक है। भूसंपर्कित चालक रखने पर, भूसंपर्कित मतलब अर्थिंग, भूसंपर्कित चालक रखने पर क्या होगा? देखिए बच्चों, इसके पास अपन ने अन्य भूसंपर्क चालक रख दिया तो आपको समझाया था बच्चों, आपको पहले अपन वोल्टेज वाला टॉपिक पढ़ा था मैं 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो वहां पे आपको समझाया था कि इस प्रकार से क्या होता है, हमने यहाँ देखा था इस तरह से यहाँ पे इस प्रकार से स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। ये बच्चों चालक गोलाई से ही, इसके पास अपन ने भूसंपर्कित चालक ये रखा इस प्रकार से भूसंपर्कित। तो अब यहाँ जो आवेश है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया था आवेश, इस प्रकार से अपन ने देखा था बच्चों, भूसंपर्कित चालक को लगते हैं, ठीक है, इस प्रकार से स्थिति आती है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे स्थिति आ गई, आवेश का मान इस पे Q रहेगा, इस पे आवेश का मान Q रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई अन्य B चालक गोला है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ बच्चों इसके पृष्ठ पर विभव, यहाँ पे A बिंदु है, ये A बिंदु पर विभव, ठीक है, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, इस पे देखिए यहाँ पे, अब इस A बिंदु पर विभव यहाँ पे क्या कुछ घट जाएगा, क्यों घट जाएगा? आवेश तो Q है, यहाँ पे अपन ने देखिए ये एक भूसंपर्कित चालक गोला रखा हुआ है, तो इसको अर्थिंग कर दिया तो इसका प्लस आवेश तो अर्थ में चला गया, यहाँ इधर नेगेटिव आवेश आ गया, ठीक है। ये आपको समझा चुका हूँ पहले, ये स्थिति बनती है इंडक्शन इफेक्ट से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस, इस माइनस के कारण इस A बिंदु पर नेगेटिव विभव आरोपित होगा, खुद के आवेश के कारण तो V आएगा इसी वोल्टेज, इस B वाले नेगेटिव के कारण यहाँ पे कुछ नेगेटिव वोल्टेज एक्स्ट्रा आरोपित होगा। तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए, यहाँ पे ये पृष्ठ पर विभव नहीं है, धारिता की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी अभी इसकी बात करें धारिता, यहाँ C बराबर क्या बच्चों? C बराबर Q बटा V है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ निकाले हैं बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ समझना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ C बराबर, यहाँ कह रहे हैं C डैश बराबर क्या आएगा? Q बटा V डैश, होगा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा, कितना आएगा वोल्टेज? देखिए यहाँ पे Q बटा,
यहाँ पे वी डैश क्या है, ए बिंदु पर विभव की बात कर रहे हैं। यहाँ चलो यू कर दें, इसको वी ए बोलते हैं, इसको वी डैश ए बोलते हैं की बात है, ठीक है, वी डैश ए। ठीक है, अब यहाँ पे वी डैश ए का मान क्या होगा, ये होगा वी माइनस वी बाय बी। ठीक है, क्योंकि बी का नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज के कारण उसको वीवो घटा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे वी डैश का मान क्या आएगा, वी माइनस वी बाय बी, मतलब इसको परिमाण को अपन लिखें तो वी में से कुछ मान घट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं धारिता बढ़ गई, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अतः वी डैश ए लेस देन वी ए के कारण हम देख रहे हैं सी डैश ग्रेटर देन सी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप हमने देखा बच्चों, पास में कोई अन्य चालक रख दिया जाए तो उससे क्या होता है, दिए गए चालक पर विभव का मान घट जाता है, जिससे इस निकाय की मतलब उस दिए गए चालक की धारिता बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, यहाँ पे आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U। अब जो किसी भी चालक को अगर अपन आवेश देते हैं तो आवेश देने में जो किया गया कार्य है, चालक को आवेश देने में किया गया कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि देखो जो इस प्रकार से कोई चालक है ये, ठीक है, ये कोई चालक है, अगर उसको अपन आवेश देंगे इस प्रकार से, यहाँ से उसको अपन आवेश दे रहे हैं, इस आवेश दे रहे हैं Q, लगातार आवेश देने से अपन ने पहले थोड़ा सा आवेश दिया, फिर और दिया, फिर और दिया, तो उसमें क्या होगा, देखिए जैसे अपन ने इतना आवेश दे दिया, फिर और दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस पे ऑलरेडी जो आवेश आ चुका है वो नए आने वाले आवेश को करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो प्रतिकर्षण के कारण विपरीत दिशा में हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आवेश आ चुका है ना, और एक्स्ट्रा आवेश अपन दे रहे हैं कंटिन्यूस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो आवेश आ चुका है वो आने वाले नए आवेश का प्रतिकर्षण करेगा, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य जो हमें करें इसको कर रहे हैं आवेशन में, वही किसमें स्टोर हो रहा है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक, हम कहते हैं आवेशन में किया गया कार्य, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आवेशन में किया कार्य चालक में स्थितिज रूप में संचित हो जाता है। मतलब अगर अपन यू निकालना है तो यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू। और बच्चों डब्ल्यू अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डब्ल्यू बराबर करेगा अपन क्यू इंटू डीवी, मतलब क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, जहां से तक आवेश को ले आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ बच्चों धीरे धीरे चार्ज अपन देते आ रहे हैं, तो पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको समाकलन से निकालना पड़ेगा टोटल कार्य, तो क्यू डीवी। ठीक है, क्यू डीवी, या अपन जानते हैं कि अपन पढ़ चुके हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी डीवी। और चाहे आप इंटीग्रेशन वी के सापेक्ष कर रहे हैं, मान लो प्रारंभ में बिल्कुल अनावेशित था, वोल्टेज 0 था, और इसको फिर हमने V वोल्ट तक आवेशन करना है, तो लिमिट लगाएंगे 0 से V तक, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और V का इंटीग्रेशन v²/2। ठीक है, तो C कांस्टेंट है, V का समाकलन v²/2 हो गया, लिमिट 0 से V, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने में बन जाएगा हाफ CV² बन जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा U बराबर हाफ CV²। ठीक है, U बराबर हाफ CV², ये आ गया रिजल्ट। इसको और अन्य रूप में चेंज करना चाहें तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो इसको अपन लिखते हैं Q²/2C, Q²/2C लिखते हैं। कैसे लिखा बच्चों, यहाँ पे जो वोल्टेज है इस V का मान क्या जाएगा, Q/C। हम जानते हैं Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C, तो V का मान Q/C रखो तो Q²/C², एक C कट जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन चाहे तो लिखते हैं QV/2 भी लिखते हैं, QV/2 कहाँ से आएगा, Q/2, यहाँ पे इसके अंदर ये C इंटू V, ये V² है, एक V को C के साथ गुणा करके Q के रूप में लिख दो तो एक V बच जाएगा, तो Q इंटू V/2 ये जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज का मान V1 से V2 तक करना है, यदि विभव V1 से V2
तक करना हो तो, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाकर V1 से बढ़ाकर V2 करना है तो W का मान कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा U से, मतलब U2 माइनस U1 डेल्टा U से। अब U2 माइनस U1 के लिए अपन ने लगाया फॉर्मूला, क्योंकि कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, कैपेसिटेंस ना चेंज जाएगी, कैपेसिटेंस तो चालक का कांस्टेंट वो तो वही रहेगी, तो अपन ये लगाएंगे हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा हाफ C ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर बच्चों यहाँ पे आवेश का मान ऑलरेडी पहले से मान लो आवेश Q1 है, उसको बढ़ाकर Q2 करना है, नया आवेश Q2 करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आवश्यक कार्य कैसे निकाल लेंगे, वापस वही U2 माइनस U1 करके। अब क्या लगाएंगे, वाला फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि C तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो 1 अपॉन 2C तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, ठीक है, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर ये बच जाएगा, ठीक है, कॉमन क्या आ गया इसमें, एलसीएम आ गया 2C। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। चलो इस पे ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन अपन समझें। पहला क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एक चालक का विभव 15 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट करना है तो आवश्यक कार्य W है, और 30 60 करना है, 30 से 16 नहीं 60 आएगा, 30 से 60 वोल्ट करने हेतु आवश्यक कार्य में ज्ञात करना है क्या होगा, 30 से 60 वोल्ट करने हेतु आवश्यक कार्य का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन जानते हैं W समानुपाती क्या है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, W समानुपाती V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है, इसका उपयोग करेंगे तो W डैश बटा W इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले तो अपन कितना कर रहे हैं, 15 से 30 कर रहे हैं, तो 30 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर ये कर दिया, और बाद में W डैश के लिए अपन ने कितना किया है, 30 किया है, तो 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों से ऊपर से नीचे 15 स्क्वायर कॉमन ले काट दो, तो यहाँ बच जाएगा 15 15 चौक 60, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटे में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 16 में से 4 क्या बेटा 12 बचेगा, और नीचे 3, तो 12 ऊपर तो बचा 12 और नीचे 3, तो यहाँ से हम देखें W डैश का मान कितना जाएगा, 4W बराबर, ये 4 बार कट जाएगा, ये कट गया, 4 बार कट गया, तो यहाँ से हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज W डैश बराबर क्या आ गया, 4W, W डैश का मान 4W, यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है, यह आ गया आंसर, W डैश का मान 4W। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अब क्या बच्चों 22.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है, इस पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है, इसे 15 माइक्रोकूलाम अतिरिक्त आवेश देना है तो आवश्यक कार्य क्या होगा बच्चों, 15 माइक्रोकूलाम अतिरिक्त आवेश देना है तो नए आवेश का मान क्या हो जाएगा 25, 10 तो पहले से ही, 15 एक्स्ट्रा दिया तो कितना हो गया 25, तो Q1 का मान तो 10, Q2 का मान 25, ये रख के सोल्व करना है, तो यही आप गड़बड़ करोगे, आप Q2 का मान ही 15 ले लोगे, 15 नहीं लेना 25 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या बताया आपको मैंने, कैसे निकालना है, कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन 2C, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया मैंने Q2 का मान कितना लेना है, Q2 का मान 25 माइक्रोकूलाम, तो 25 गुणा 10 की घात माइनस 6 स्क्वायर, Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलाम, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 होल स्क्वायर बटे में 2C, ठीक है। अब तो C का मान क्या होता है, R अपॉन K होता है, जो अपन पढ़ चुके हैं, धारिता का मान फॉर्मूला R अपॉन K, R तो यहाँ पे त्रिज्या है और K का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। तो यहाँ पे इस R का मान तो क्या रख देंगे, कितना रखा है 22.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 रख देंगे, और इस K का मान क्या रख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, ये रख देंगे। तो यहाँ से सोल्व करने पे जो मान आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आएगा सोल्व करने पे 10.5 जूल आता है मान, सोल्व करने पे 10.5 जूल, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट 10.5 जूल। तो आप तरीका समझें, जरूरी नहीं बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्ट C का मान दिया हो, त्रिज्या का मान दिया था अपन ने चालक गोले के लिए, तो अपन ने C का मान कैसे निकाल लिया, R बटा K करके, R का मान दे रखा है सेंटीमीटर में दिया, वैसे 10 की घात माइनस 2 गुणा कर दिया, और K का मान पता ही 9 गुणा 10 की घात 9 है, तो सोल्व करने पर 10.5 जूल ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने बच्चों ये पढ़ा आवेशित चालक में संचित स्थिति ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद पढ़े अपन फिर आवेशन व निरावेशन, सॉरी आवेशन निरावेशन नहीं, अपन पढ़ेंगे अब कोई भी चालक है, जब दो चालकों को अपन आपस में टच करते हैं या किसी चालक तार जो आते हैं, तो उनको आवेश का जो पुनर्वितरण होता है किस प्रकार से होता है वो चीज अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है।
चालकों के मध्य आवेश का पुनर्वितरण। तो बच्चों चालकों के मध्य आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। देखो बच्चों इस प्रकार से दो चालक गोले, त्रिज्या R1 त्रिज्या R2, इस पर आवेश Q1 है, ठीक है। इसके कारण इसका वोल्टेज V1 है और इसकी धारिता C1 है। चालक का त्रिज्या इसके R1 है, इसकी धारिता C1, इस पर आवेश V1 वोल्टेज V1। ऐसे ही R2 त्रिज्या है, Q2 आवेश है, V2 वोल्टेज है और C2 इसकी धारिता है, ठीक है। पतले चालक तार से जोड़ने पर, उसको पतले चालक तार जोड़ेंगे तो बच्चों जानते हैं अपन धनावेश हमेशा कहा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा, ठीक है। अब बच्चों फ्लो कब तक फ्लो होगा, जब तक अंत में दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। अंत में दोनों का विभव समान हो गया, मान लो यहाँ भी V हो गया, यहाँ भी V, धारिता तो वही रहेगी, धारिता इसकी C1 है, पहले भी C1 थी, अभी भी C1 है, ठीक है। इसकी धारिता C2 थी, अभी भी C2 है, ठीक है। आवेश का मान यहाँ हो गया Q1 डैश, यहाँ हो गया Q2 डैश, वोल्टेज तो समान हो ही जाएगा खैर, ठीक है। त्रिज्या वही रहेगी R1 R2। अच्छा बच्चों यहाँ पे अपन लिखा है कि पतले चालक तार जोड़ने पर, पतले चालक तार से क्यों जोड़ा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पतले चालक की धारिता नगण्य होती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें पतला तार लिखा ना, पतला तार, पतला तार क्यों, क्योंकि इसकी नगण्य धारिता होती है, नगण्य धारिता। क्योंकि अगर धारिता इसकी उच्च हुई तो कुछ आवेश ही यहाँ भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसका पतला तार लिया ताकि इसकी धारिता नगण्य हो, मतलब यहाँ पे नगण्य आवेश आए, जो भी आए, मतलब जो यहाँ पे टोटल आवेश था वही कुल आवेश यहाँ पे इन चालक गोलों पर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन नगण्य धारिता क्यों ले रहे हैं पतला तार, क्योंकि इसकी धारिता नगण्य होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको धनावेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पाया जाता है, और कब तक, जब तक कि दोनों का अंत में विभव समान नहीं है, V सेम हो गया, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो अंत में दोनों का विभव सेम हो गया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस कॉमन पोटेंशियल का मान क्या होगा, इसके नए आवेश क्या होंगे, वो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ लगाते हैं हम आवेश संरक्षण। तो यहाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कई जगह क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे सब। यहाँ लगाने पहले अपन लगाते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का उपयोग करते हैं, आवेश संरक्षण मतलब टच करने के बाद दोनों पे कुल आवेश बराबर टच करने से पहले दोनों पर कुल आवेश, मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर क्या बच्चों, Q टोटल है, Q टोटल को शो कर रहा है, कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, ठीक है। तो यहाँ से बराबर क्या बच्चों, नियत है। अब यहाँ पे Q1 डैश का मान क्या हो जाएगा, Q1 डैश C1 इंटू V, ये हो जाएगा C1 इंटू V, ये हो जाएगा बच्चों C2 इंटू V, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Q1 का मान ये हो जाएगा C1 V1, ये हो जाएगा C2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अपन इसे निकालें। अच्छा यहाँ पे देखो इस जगह यहाँ बच्चों अगर ये Q2 वाला आवेश मान लो नेगेटिव दिया होता, Q2 वाला आवेश अगर नेगेटिव दिया होता तो यहाँ पे फिर अपन इस जगह क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। इस जगह माइनस लेंगे, माइनस, ठीक है। यदि Q2 बराबर क्या हो, नेगेटिव, यदि Q2 वाला आवेश नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक धनावेश गोले एक ऋणावेश गोले को संपर्क करा रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे C1 V1 माइनस C2 V2 का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए उभयनिष्ठ विभव निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। होता है यहाँ पे आपको इस जगह यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेना, कब, अगर आवेश Q2 का मान क्या हो बच्चों, नेगेटिव हो। आवेश Q2 का मान नेगेटिव हो तो फिर अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, इस जगह माइनस ले लेंगे, C1 V1 माइनस C2 V2 अपन 7 प्लस C2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये C1 V1 प्लस C2 V2 ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 क्या है, Q1 प्लस Q2, जो कि क्या है बच्चों, Q टोटल है। इसको अपन लिखते हैं बच्चों Q टोटल, मतलब ऊपर वाला मान तो बता रहा है Q टोटल को, और नीचे वाला मान क्या बता रहा है बच्चों, मतलब ऊपर आ गया Q1 प्लस Q2, ये तो Q1 प्लस Q2 है, और नीचे क्या है C1 प्लस C2 है, मतलब ये वाला मान तो बता रहा बच्चों Q टोटल को, मतलब टोटल आवेश, और ये C1 प्लस C2 बता रहा है टोटल धारिता को बता रहा है, ये निकाय का कुल आवेश बटा निकाय की कुल धारिता, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इनके नए आवेश निकाले, Q1 डैश, Q1 डैश का मान नया आवेश क्या जाएगा, Q1 डैश बराबर कैसे निकाल लेंगे, Q1 डैश का मान क्या रखा था अपन ने, C1 इंटू V, तो C1 इंटू V, ठीक है। यहाँ पे V का मान रख दो Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2, तो रख दिया अपन ने Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 रख दिया, ठीक है। अब इस Q1 प्लस Q2 को लिख दिया मैंने Q टोटल, किसको, Q1 प्लस Q टोटल को, और फिर ये C1 को अंदर ले गए तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए Q1 डैश का मान निकाल रहे हैं, ऊपर C1 आ रहा है, ऐसे अगर Q2 डैश निकालें तो ऊपर आएगा C2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q2 डैश निकालेंगे
तो C2 इंटू वी करने पे ऊपर आ जाएगा आपकी बार C2 आ जाएगा, तो Q टोटल C2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो हम जानते हैं धारिता समानुपाती क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है, धारिता का मान त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे C2 बटा C1 प्लस C2 अपन क्या लिख सकते हैं, R2 बटा R1 प्लस R2, हम लिखते हैं R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है, लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे ऊपर है, यहाँ भी आप चाहो लिखना चाहो तो क्या जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 है, इसकी जगह पर लिखते हैं R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि धारिता समानुपाती क्या होती है, त्रिज्या। तो कुल मिला के अपन ने क्या देखा कि आवेशों का जो पुनर्वितरण हो रहा है वो त्रिज्याओं के अनुपात में हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझाई थी मैंने, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन ने चालन वाला टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में। चालन जब दोनों त्रिज्याएं अलग अलग होती है तो नए आवेश के मान कैसे निकालते हैं, Q टोटल इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और अगर Q2 डैश निकालना है तो ऊपर R2 आता है, मतलब R2 अपॉन R1 प्लस R2 बन जाता है। तो कैसे आता है, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, त्रिज्याओं या धारिताओं भी बोल सकते हैं, त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, ठीक है, त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। ये चीज अपन देख ली, क्लियर। चलो अब आगे इस पे देखें, नेक्स्ट चीज समझाऊं आपको मैं। ये तो अपन देख लिया त्रिज्याओं के अनुपात में हो रहा है। और चलो अब यहाँ पे जब भी दो चालकों को अपन जोड़ रहे हैं तो चालकों को जो चालक तार जोड़ रहे हैं या आपस में संपर्क कराएं तो उस केस में यहाँ पे निकाय की ऊर्जा में हानि होती है। क्यों, क्योंकि इनको चालक तार जोड़ने पर या संपर्क कराने पे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है, अर्थात निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा में हानि हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चालकों को तार से जोड़ने पर या संपर्क कराने पर ऊष्मा के रूप में निकाय की U लॉस होती है, निकाय की ऊर्जा हानि होती है। कितनी ऊर्जा हानि होती है बच्चों, तो देखिए U लॉस कैसे निकाल सकते हैं, U लॉस बराबर कैसे निकाले बच्चों, U इनिशियल माइनस U फाइनल करके, U इनिशियल माइनस U फाइनल करके निकालते हैं। इनिशियल स्थिति ऊर्जा माइनस फाइनल स्थिति ऊर्जा, तो U इनिशियल के अंदर बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए हाफ, यहाँ पे सूत्र लगा रहा हूं मैं, हाफ CV स्क्वायर होता है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इनिशियल वाला मान तो क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ V2, ठीक है। यहाँ पे इस जगह हाफ V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें C1 और ये वोल्टेज V है तो हाफ C1 V स्क्वायर, यहाँ पे C2 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें V का मान रख के सॉल्व करें, ये रहा V का मान, ठीक है, ये V का मान रखकर सॉल्व करें तो हम लिखते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने पर, ठीक है, मतलब V का मान रखकर सॉल्व करने पे आता है, मैं डायरेक्ट लाऊं सॉल्व करने पर ये मान आपको प्राप्त होता है, ये U लॉस बराबर, ठीक है, U लॉस बराबर मतलब यहाँ पे V का मान रखकर, ठीक है, V का मान रखकर V का मान रखकर सॉल्व करने पर यह आता है U लॉस बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये मान आपको प्राप्त होता है, ठीक है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में हानि, मतलब निकाय की ऊर्जा में हानि यह प्राप्त होती है। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहें तो लिखते हैं U लॉस बराबर हाफ CS डेल्टा V स्क्वायर, ठीक है। CS S मतलब श्रेणी क्रम, आगे पढ़ेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता होती है, कैसे निकालते हैं, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, अर्थात यहाँ पे CS का मान प्राप्त करेंगे तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2 जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक के रूप में अपन कह सकते हैं, ट्रिक है ये, ठीक है। सूत्र तो वैसे आ गया, ये सूत्र है, इससे निकाल सकते हैं। और ये क्या बच्चों ट्रिक हो गई है, ट्रिक इस तरह से अपन को याद रखते हैं आराम से, ठीक है। चलो बच्चों इस पे बेस अपन ये 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अपन देखें, पहला क्वेश्चन है एक चालक गोले को
C, V एक चालक गोला है, C, V धारिता C है, इसका वोल्टेज V है, समान आकार के उदासीन चालक गोले से संपर्क कराया जाए तो निकाय की U लॉस क्या होगी बतानी है। तो चलो देखो सॉल्यूशन अपन देखें फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट अपन देखें U लॉस बराबर, ये लगा रहा हूं फॉर्मूला हाफ, देखो दोनों समान गोले हैं तो दूसरे वाले गोले की धारिता भी C होगी, ठीक है, C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, ठीक है, V1 माइनस V2, V1 का मान तो V है, V2 का मान क्या है 0, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला उदासीन गोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C/2 हो जाएगा और ये V स्क्वायर तो कितना कुल मिला के हाफ, और ये C/2 और ये V स्क्वायर, तो U लॉस बराबर हो जाएगा 1/4 CV स्क्वायर, ये आ जाएगा इसकी निकाय की ऊर्जा में हानि, ठीक है, निकाय की ऊर्जा में हानि ये आएगी। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर मान लो पहले से वोल्टेज समान होते तो मतलब इनको जोड़ने से पहले इनके वोल्टेज पहले से समान है तो निकाय की ऊर्जा में हानि होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे इस सूत्र में V1 और V2 अगर बराबर हैं पहले से ही तो कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों जब इनका V पहले समान है तो संपर्क कराने पे कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा और इसलिए कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी, जितना आवेश यहाँ पे वही बना रहेगा, इसका भी वही बना रहेगा, टच कराएंगे तो भी कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इधर का उधर नहीं जाएगा, इसलिए कोई ऊर्जा में हानि नहीं होगी, आवेश प्रवाह के कारण ही ऊर्जा हानि हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखें सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या है, देखिए पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है 5 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दो चालकों का विभव 500 300 है, इन्हें संपर्क कराने पर नए आवेश का मान क्या ही होंगे याद करने। तो पहले चलो पहले नए आवेश से पहले इनके विभव का मान निकालें, कॉमन पोटेंशियल, इस सूत्र से कॉमन पोटेंशियल क्या होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, क्योंकि हमें धारिता दे रखी है, वोल्टेज दे रखे हैं, तो पहले अपन जो हमें V निकालें, क्या आएगा V का मान, देखिए V का मान 1:V हो, C1V1, C1 का मान कितना है 5, C1V1 का मान कितना है 300, 500 है 500, C1V1 प्लस C2V2, C2 कितना है 3, V2 का मान कितना है 300 बटे में C1 प्लस C2 5 प्लस 3, ठीक है, तो 2500 और 900 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करें तो 425 वोल्ट बन जाता है, ये बन जाएगा बच्चों 425 वोल्ट, ये हो गया 425 वोल्ट, तो ये आ गया ओहनिस्ट व्यू आ गया, ठीक है। अब वो निकालना है Q1 डैश, यहाँ पे बच्चों Q1 डैश का मान क्या लिखा रहा अपन है C1 इंटू वी, ये दिख रहा है Q1 डैश का मान C1 इंटू वी आएगा, Q2 डैश का मान C2 इंटू वी, ठीक है, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी करेंगे तो C1 का मान कितना होगा 5 माइक्रोफेरेड और V का मान कितना 425 आया, ठीक है, तो इसको गुणा कर दो, तो इसको गुणा कर देने बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 2125 माइक्रो कूलाम, और यहाँ पे अगर Q2 डैश निकालूं तो C2 इंटू वी करेंगे तो C2 का मान 3 दे रखा है और V का मान 425 सही, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे बन जाता है बच्चों 1275 माइक्रो कूलाम, 1275 माइक्रो कूलाम ये बन जाता है, ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में आपसे क्वेश्चन थर्ड में अगर आप सोचो इस प्रकार से दो चालक गोले, एक पे आवेश 11 माइक्रोकूलाम, एक पे 9 माइक्रोकूलाम, ठीक है, 3 और 2 ये इनकी त्रिज्याएं हैं, इन्हें संपर्क कराने पे नए आवेश क्या होंगे, तो अभी आपको समझाया था मैंने, पुनः वितरण जो होता है त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, ठीक है, तो नए आवेश के मान अपन ने निकाले थे किस तरह से, ये Q1 डैश बराबर निकल जाएगा, Q2 डैश का मान इससे निकल जाएगा, तो Q डैश निकाल रहे हैं ऊपर R2 आ रहा है, Q1 डैश निकालेंगे तो ऊपर R1 आएगा, देखिए बच्चों इस तरह से Q1 डैश बराबर Q टोटल R1 अपॉन R1 प्लस R2 ये कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो बराबर क्या जाएगा Q टोटल कितना है 11 और 9 20 माइक्रोकूलाम, Q टोटल तो ये 20 माइक्रोकूलाम, R1 का मान कितना है 3 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, नीचे 5 हो गया, 5 चौक 20 और 3 12, तो कितना जाएगा 12 माइक्रोकूलाम, तो इस पे कितना हो गया 12 माइक्रोकूलाम, और Q2 डैश निकालेंगे तो Q डैश निकालने के लिए Q टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से Q टोटल का मान तो 20 रख दो और R2 का मान कितना है पे, R2 का मान 2 है तो 2/3 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा 8 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलाम। इस प्रकार से ये अपन ने ज्ञात किए। हाँ बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल आवेश कितना है 20 माइक्रोकूलाम, इसका पता चल गया 12, तो 20 में से 12 तो इस पे आ गया, बचा कितना 8 उस पे आएगा, ठीक है, 8 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पर बच्चों दिमाग लगाएं, जनरली हम मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए इस पे कितना आवेश है
11 माइक्रोकुलाम, इस पे कितना है 9 माइक्रोकुलाम। आपसे कहा जाए इन दोनों को टच करा जाए तो आवेश किधर की ओर प्रवाहित होगा, हम सोचते हैं कि यार ज्यादा आवेश है, ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो इधर से 11 है, 11 से इधर जाना चाहिए। नहीं, आवेश हमेशा ज्यादा आवेश से कम आवेश की ओर नहीं जाता, आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। यहाँ बच्चों इस गोले पर विभव ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, इसलिए आवेश यहां से इधर आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले 11 था, कितना हो गया 12 हो गया है, इसका मतलब उधर से 1 कूलाम आवेश इधर आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः 1 माइक्रोकुलाम आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर प्रवाहित हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक आवेश से कम आवेश की ओर हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि आवेश का प्रवाह हमेशा हाई पोटेंशियल से क्या होता है, लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने आवेश की यहाँ पे धारिता और से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें अपन ने सीखी। चलो आज के लिए इतना होते, कल अपन पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।